दोस्तों नमस्कार। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है रिश्ते की जंजीर। माँ जानती हो, आज मेरे पास एक अजीबोगरीब मुकदमा आया था। अशोक शाम को कोर्ट से लौटकर माँ के साथ चाय पीने के दौरान अचानक बोला तो माँ की नज़रें उसकी ओर उठ गई। हाँ माँ, आज एक ऐसा मुजरिम मेरे सामने आया जिस पर शराब पीकर किसी की हत्या करने का आरोप था। और जानती हो, जब सरकारी वकील ने उससे कारण पूछा तो उसने अपने पिता को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं समझी नहीं। उसने बताया कि उसके पिता सदैव बिगड़े नवाब रहे। उसके दादाजी कभी गांव के जमींदार रहे थे, अतः जमीन जायदाद की कमी नहीं थी। नौकरी की जरूरत महसूस नहीं हुई और आवारागर्दी के साथ दारू, गोश्त और इधर उधर की रंगरेलियां उनका हमेशा से शौक रहा है। उनकी इसी आदत से परेशान होकर उसके बचपन में ही माँ उसके 3 साल के भाई को लेकर अलग हो गई थी। क्योंकि वो बड़ा बेटा था और पिता का जबरदस्त लाडला भी। पिताजी ने किसी भी हालत में उसे माँ के साथ भेजने से इनकार कर दिया। माँ के जाते ही वो और स्वतंत्र हो गए और उसकी भी हर जायज़ नाजायज़ जिद पूरी करने लगे। हालात ये हुए कि युवावस्था की देहरी पर कदम रखते ही वो भी बाप की तरह उनकी राह पर चल पड़ा था। उसने सीधे सीधे कहा, जज साहब, बचपन तो गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस मूरत से माँ बाप ढाल देते हैं, बच्चा उसी मूरत में ढल जाता है। तो जब वही बच्चा बड़ा होकर वही सब कुछ करता है जो उसने माँ बाप को करते देखा, तो वो क्यों मुजरिम करार दिया जाता है? जिसने वो मूरत गढ़ी उसे क्यों नहीं? जज साहब, मैं कबूल करता हूँ कि मैं शराब पीकर कोठे पर गया और जब सिताबो बाई की 12 साल की बेटी के साथ ठाकुर लाल ने गलत हरकत करने की कोशिश की तो मेरा खून खोल उठा और उसे रोकने की चेष्टा में कब मेरे हाथ से उसका खून हो गया मुझे खबर ही नहीं लगी। पर जब मैंने अपनी 16वीं सालगिरह पर पहली बार शराब पी थी तो पिता ने क्यों नहीं रोका? मुझे उल्टा उन्हें गर्व हुआ था कि उनका बेटा बड़ा हो गया है। माँ, आपको क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अचानक माँ का पीला पड़ा चेहरा देखकर अशोक घबरा गया। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, तुमने क्या नाम बताया उसका? सोनल ने खुद को संभालते हुए पूछा। शायद विक्रम था, विक्रम ठाकुर, निवासी ललितपुर। एक बार सोनल का दिल बैठ सा गया। जिसकी उसे 25 साल तक रात दिन आशंका रही थी, वही आज सच बनकर उसके सामने था। किसी बहाने से वो उठकर अपने कमरे में आ गई। विक्रम यानी उसका अपना बेटा विक्रम, वो बेटा जिसके होने पर उसने पहली बार ममत्व का भाव जागा था, जिसको सीने से लगाकर वो खुशी के 7वें आसमान पर पहुंच जाती थी और जिसको छोड़ के आने के बाद भी कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब उसे उसकी याद नहीं आई हो। आज वही बेटा शराब के नशे में कत्ल के इल्ज़ाम में अपने ही छोटे भाई की अदालत में खड़ा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन 25 वर्षों में उसने अशोक को भनक भी नहीं लगने दी कि उसका पिता जिंदा है और उसका एक बड़ा भाई भी है। पति से अलग होने के बाद कुछ दिन वो मायके में रही और जब उसे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई
तो उसने अपना तबादला ऐसे शहर में करा लिया जहाँ उसकी पिछली जिंदगी उसका पीछा ना कर सके। उसने खुद को विधवा घोषित कर अशोक को पिता से मिलने की सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया था। अशोक को अच्छे संस्कारों के साथ उसने अच्छी शिक्षा भी दी। आज वो जज की कुर्सी पर था। पिछले महीने ही उसका तबादला ललितपुर के पास के जिले में हुआ, पर आज वक्त उसे इस मोड़ पर खड़ा कर देगा, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या करे वो? क्या तो वो विक्रम को उसकी किस्मत पर छोड़ दे। पर सही कहा था विक्रम ने, इसमें उसका क्या कसूर? कसूर तो उसकी परवरिश का है। तो क्या वो अशोक को सब कुछ बता दे? पर पता नहीं अब उस पर इसका क्या असर होगा। उसे याद आया, चलते समय उसके पति ने बड़े घमंड से कहा था, एक दिन देख लेना मेरी और अपनी परवरिश का अंतर। हम खानदानी रईस हैं, तुम्हारी तरह सरकारी मुलाजिमों के घर के नहीं। रात भर सोनल इसी ऊहापोह में डूबती उतराती रही, पर सुबह होते ही उसने निर्णय ले लिया वो अशोक को सब कुछ बता देगी। सब कुछ सुनकर एक बार तो अशोक जैसे सत्य में आ गया, पर वो समझदार था। माँ की परिस्थिति का अंदाजा उसे हो रहा था। हाँ, उसने ये जरूर कहा, माँ शायद अगर आप ये राज पहले मुझ पर खोल देती तो हो सकता है कि ये, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही सोनल बोल उठी, मैं तुम पर तुम्हारे पिता की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहती। मुझे डर था कि वो तुम्हें भी मुझसे छीन न लें। दूसरे दिन अशोक ने विक्रम के पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो बिना किसी ना नुकुर के वो कोर्ट में आ गए। अशोक ने चपरासी से कहकर उन्हें अपने प्राइवेट चैम्बर में बिठला दिया। विक्रम का मुकदमा शुरू होने से पहले ही लंच से वो उनसे मिला। अय्याशी ने उनके चेहरे को समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। झुर्रीदार चेहरे का पर काले रंग के रंगे हुए बाल, आंखों में सुरमा और पान तमाकू से पड़े पीले दांत, हाँ सफ़ेद झक कुर्ता और वैसा ही पाजामा। एक बार तो वो सोच ही नहीं पाया कि ये आदमी उसका पिता भी हो सकता है। उसने कभी अपने पिता की तस्वीर वो नहीं देखी थी, पर बालमन ने अपने पिता की वात्सल्य और तेज से ओतप्रोत जो छवि बनाई थी, वो आज भी उसके मस्तिष्क में चदरिया पर ज्यों की त्यों धरी थी। नमस्ते जज साहब। अचानक आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी तो वो अचकचा गया। ओह नमस्ते, बैठिए। आपने मुझे याद किया। आपको मालूम है आपके बेटे ने आप पर क्या इल्ज़ाम लगाए हैं? उसने उनको गौर से देखते हुए पूछा। शायद कोई पश्चाताप कहीं छुपा हो, पर उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा, जज साहब ये तो खानदानी अमीरों के घर की पहचान है, पर मेरा बेटा बच तो जाएगा ना। उससे ये कत्ल किसी की इज्जत बचाने के दौरान हुआ। आगे के शब्द पनीले हो उठे थे जो उनके बेटे के प्रति उनकी ममता दर्शा रहे थे। आपके एक ही बेटा है या
उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। एक और है, वो भी ऐसा ही है क्या? उसने लापरवाही से पूछा। पर वो भड़क उठी। उसे साथ लेकर 25 वर्ष पहले मेरी पत्नी घर छोड़ गई। ओह, शायद बिना माँ के उसकी परवरिश। अशोक ने कुछ कहना चाहा पर ठाकुर साहब बीच में ही बोल पड़े। इसको खानदानी संस्कार देने में मैंने कोई कमी नहीं की है, तभी तो वो एक तवायफ की बेटी के साथ भी किसी की जाति बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये है आपके संस्कार कि बेटा कोठे पे जा रहा है, शराब पी रहा है और आप उसे रोकने के बजाय उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अशोक के स्वर में दुख के साथ व्यंग उतर आया। आपको इसे भी उसकी माँ के साथ भेज देना चाहिए था, तब शायद उसकी जिंदगी। तब कौन ये जज साहब जाता? ठाकुर साहब बीच में व्यंग से बोल उठे। क्या पता हो ही जाता। अशोक ने फाइल पलटते हुए जानबूझकर लापरवाही से कहा तो ठाकुर साहब तैश में भर उठे। मुझे मालूम है मेरा छोटा बेटा भिखारियों की तरह जी रहा होगा। आपने कभी उसके हाल जानने या मिलने की कोशिश नहीं की? अशोक ने उनका मन पढ़ना चाहा, पर उन्होंने तेजी से बात पलट दी। उसका जिक्र छोड़िए, मेरे इस बेटे की बात करिए। ये बस तो जाएगा। अब ये तो साक्षी बताएंगे। अभी क्या कहा जा सकता है? अशोक ने चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजाई। बाबूजी को बाहर छोड़ाओ। पता नहीं एक जज के मुंह से बाबूजी शब्द या जिस कोमल लहजे में वो कहा गया था, उसे सुनकर एक बार ठाकुर साहब भी चौंक गए, पर दूसरे ही क्षण वो अपनी अकड़ी चाल से बाहर निकल गए। रात भर अशोक बहुत बारीकी से केस स्टडी करता रहा। हालांकि अपना जुर्म विक्रम कबूल कर चुका था, पर भीतर से न जाने क्यों उसे लग रहा था कि भले ही विक्रम कितना भी शराबी हो, पर किसी की हत्या नहीं कर सकता। एक क्षण को तो उसे अपने भाई की साफ गोई पर भी गर्व उठा, पर दूसरे ही क्षण उसका मन अपने मुजरिम भाई के प्रति सहानुभूति से भर गया। काश माँ के साथ वो भी आ जाता, पर दूसरी सुबह कोर्ट जाते समय उसका मन बहुत शांत था। उसने पक्के सबूत और गवाहों के आधार पर अपने फैसले में यह लिखकर कि विक्रम द्वारा किसी नाबालिग की अस्मत बचाने के लिए किया गया प्रयास में अभियुक्त से हुई हाथापाई के दौरान अभियुक्त के हाथ में पकड़ी हुई छुरी उसी के पेट में लग जाने से उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि छुरी पर उंगलियों के निशान केवल मृतक के थे, विक्रम के नहीं। विक्रम को मृत्यु दंड से बरी कर दिया, पर कोर्ट से निकलने के पहले उसने ठाकुर साहब से अपने चैम्बर में मिलने के लिए पेशकश की थी, जिसे स्वीकार कर वो तुरंत ही उससे मिलने पहुंच गए। अब तो आप बहुत खुश होंगे कि आपका बेटा बरी हो गया, पर यह हर बार ऐसा नहीं होगा। अशोक ने उन्हें किसी कुर्सी पर बैठने का संकेत करते हुए तौलिए से भीगे हाथ पहुँचते हुए कहा,
क्योंकि हर बार न्याय की कुर्सी पर बैठा जज उसका छोटा भाई नहीं होगा क्या? मैं समझा नहीं। आप ठाकुर साहब की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से जैसे निकल पड़ने को तैयार थीं। हाँ, मैं विक्रम भैया का छोटा भाई हूँ, अशोक, आपका बेटा। आपका बेटा नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने जब से होश संभाला माँ को विधवा के रूप में देखा और अपने देवतुल्य पिता की जो सुंदर छवि मेरे हर पथ पर सदैव से मेरी प्रेरणा रही, उसमें आपका कहीं स्थान नहीं। बस अब आप जा सकते हैं। बेहतर होगा कि विक्रम भैया से भी आप यह राज उजागर ना करें, वरना मुझे डर है कि कहीं सच्चाई जानकर उनके मन में आपके प्रति नफरत न फूट पड़े और आप अपना इकलौता बेटा भी न खो दें। और हाँ, उम्मीद है अब आप अपनी और अपने पत्नी की परवरिश में अंतर समझ गए होंगे। कहते ही उसने मेज पर रखी घंटी दबा दी। ठाकुर साहब थके कदमों से बाहर निकल गए। जो उनके अंदर घमंड था वो भी आज टूट गया था। तो दोस्तों, ये था एक कहानी का पहलू जो मैंने आपको सुनाया। बच्चों की परवरिश में जो भी कमी आती है उन सब के जिम्मेदार माँ बाप ही होते हैं। बच्चा कैसा बना नहीं बना इसका दोष उसे देने की बजाय खुद सोचना चाहिए कि हमने उसके लिए क्या किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।